एक बार फिर से बता दूं, कल जीआई 1 hour 46 minute के राउंड का लेक्चर हुआ था, वो अपलोड भी कर दिया है लेकिन प्लेलिस्ट में नहीं डाला है। वो लेक्चर अटेंड किया। अभी ये पीडीएफ करना जरूरी है। अगर आप चाहो तो इसके 12 पेजेस के स्ट्रक्चरल वाले भी क्वेश्चन कर लेना, एक बार रिकैप हो जाएगी। हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इसके साइक्लिक आइसोमर बताओ, तो इसके कम से कम जितने क्वेश्चंस हैं इस 41 पेजेस के, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या स्टीरियो हो, मतलब जीआई हो, सिर्फ वो क्वेश्चंस टारगेट लेना है, हर पेज का क्वेश्चंस। मैं ही नहीं बोल रहा थ्योरी टारगेट लो, क्योंकि थ्योरी तो मैं पूरा लिखवा ही रहा हूँ। ये जो रिमेनिंग पेजेस है ना, उसकी थ्योरी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ पूरा, आप बस उस पेजेस के क्वेश्चंस थोड़ा टारगेट ले लेना है। क्लियर है? हेडिंग दो। बाकी जो दो पीडीएफ है वो क्या है? क्वेश्चंस है। इसमें स्ट्रक्चरल के क्वेश्चंस हैं एमएस चौहान के, और इसमें स्टीरियो के क्वेश्चन एमएस चौहान के। तो इसको एज ए टेस्ट आज तो इसके सिर्फ जीआई कर लेना, स्ट्रक्चरल और जब मन करे तब करो, लेकिन पहले अभी वो करो जो भी चल रहा है क्लास में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉप प्रायोरिटी पे ये पीडीएफ है ही, जिसके हमने 12 पेजेस पहले भी कर रखे हैं। रिमेनिंग जो 20 पेजेस के आसपास है सब लिखा हुआ है, बट आपको उसको क्वेश्चंस करने हैं। गुड टू गो नाउ। एक और बात बता दूं, जो हेलो अल्केन हेलो एरीन है उसके लास्ट के 2 पेजेस भी याद करने हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। उस पे क्वेश्चंस का एनटी और टैब टेस्ट में रह सकता है। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, लास्ट के 2 पेजेस हेलो अल्केन हेलोरिन वाले, फ्रीऑन्स वाला, डीडीटी वाले, तो वो याद करने हैं। बाकी तो उसका सब रिएक्शन करा ही दिया है मैंने। ठीक है, लिखिए इजेड सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ जीआई। इजेड सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ जीआई। EZ, capital E and Z, system of naming of GI. ठीक है, लिखो दिस इज द एब्सोल्यूट IUPAC nomenclature system. This is absolute, yeah, it is absolute stereo IUPAC naming system. Stereo लिखना, it is absolute stereo IUPAC naming system. It is absolute stereo IUPAC naming system of geometrical isomers. It is absolute stereo IUPAC nomenclature system of geometrical isomers, है ना। दूसरा पॉइंट, it is based on CIP rule, sequence rule, priority rule. प्रायोरिटी रूल लिख के रख लो। It is based on CIP rule, sequence rule, priority rule. CIP 3 साइंटिस्ट का नाम है, कान इनगोल्ड, प्रीलॉग। ठीक है, देखो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जो अभी आपको होमवर्क दिया, वो थ्योरी भी लिखा रहे हैं, यहीं से है CIP रूल, जहां पे जीआई के डिफरेंट केसेस खत्म होते हैं ना। जीआई ड्यू टू C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ड्यू टू रिंग, याद है? ड्यू टू रिंग भी बोला ना। फिर और भी चीजें थी, वो सब खत्म होता है तब यहाँ पे CIP रूल स्टार्ट हो रहा है ना। इन तीनों साइंटिस्ट को इसके बेसिस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इस रूल में क्या है, तो पॉइंट्स क्या क्या है रूल के। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, ये वहां पर भी RS में भी यूज होगा, इसीलिए दोनों जगह पे सेम बातें हैं, तो अच्छी बात है कि यहाँ सीख लेंगे, और RS सिस्टम कायरल सेंटर के बताने में भी यूज हो जाएगा। लिखिए, द ग्रुप whose first atom have higher atomic number is senior.
The group whose first atom is having higher atomic number, it's senior. जिसकी फर्स्ट एटम की एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी वो सीनियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी इजेड नहीं बता रहा हूं, लेकिन मान लो यहाँ OH है, यहाँ CH2I है, ठीक है, यहाँ NH2 है और यहाँ पे CH2Br है। अगर इन दोनों में प्रायोरिटी लगाया जाए तो ये कार्बन कनेक्टेड है O से। फर्स्ट एटम क्या है इस ग्रुप का? O। और इस ग्रुप का फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमें आयोडीन नहीं देखना है, जो फर्स्ट एटम है उसको देखना है। या फर्स्ट एटम, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चे, कल बताया था। तो इससे जो कनेक्टेड ग्रुप है उसका फर्स्ट एटम देखो। फर्स्ट एटम यहाँ O है और यहाँ पे C है। हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, सीनियर इट इज। इधर सीनियर कौन होगा? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर इसकी 7 होती है, इसकी 6 होती है, तो सीनियर ये हो गया, ये 2 हो। अब बाद में देखेंगे दोनों सीनियर ग्रुप लेफ्ट और राइट मोस्ट में अगर सेम साइड आ जाए, कम डिस्टेंस पे आ जाए, तो जेड होता है। यही सिस्टम है। लेफ्ट में जो 1-2 करोगे और राइट में जो 1-2 करोगे, उसमें जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो कम डिस्टेंस पे है तो जेड। यही रूल है। और हायर प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे है तो ई, है ना। ग्रीक वर्ड है जूसामेन एंड एंटजेन। जूसामेन मीन सेम साइड और एंटजेन मतलब अपोजिट साइड। ऐसे ऐसी बातें होती है, वहां से ई और जेड बोला जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट के बाद वो लिख लो एक क्वेश्चन बस। फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखा जाता है। इट इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप। फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आरएस आपके सिलेबस में है, आरएस आता ही आता है, इजेड भी आता है, तो आरएस सिस्टम के लिए भी यही रूल लगेगा। तो कुछ डाउट है तो बोलिए एक बार। वहां पे रूल बस मैं बोल दूंगा, लिखाऊंगा नहीं। आरएस जब भी पढ़ाएंगे तो वहां पे रूल बोल देंगे, एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन केस व्हेन द फर्स्ट एटम आर कॉमन इन बोथ ग्रुप, इन केस, जो पीडीएफ अभी होमवर्क दिया उसका 34 पेजेस में अभी मैं हूं। मैं वो पीडीएफ का होमवर्क सिर्फ क्वेश्चंस के लिए दिया हूं, बात समझ रहे हो? थ्योरी के लिए नहीं। पढ़ना हर पेज है लेकिन क्वेश्चन जरूर कर लेना है। In case when the first atom are common in both group, then go for second or third dot 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 till the first point of difference. In case when the first atom are common in both group, in case when the first atom are common in both group, then go for the second or third dot 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 till the first point of difference. Till the first point of difference. तो सेकेंड पॉइंट के लिए यहाँ पे जैसे ऐसा हम समझते हैं, CH2 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 Br, CH2 CH2 OH, देखो इस साइड में बताओ रूल 1 लगेगा या 2 लगेगा? रूल 2 तो अभी एक्सप्लेन भी नहीं किया, लेकिन इस साइड बताओ क्या दिख रहा है? पहला एटम N है और यहाँ पहला एटम क्या है? तो इस साइड तो फर्स्ट एटम में ही डिफरेंस मिल गया ना बच्चे। आपको सेकेंड एटम में जाने का जरूरत नहीं पड़ा। बोलो, लेफ्ट साइड में हमने डिफरेंस पता कर लिया। अब राइट साइड में बात करते हैं। फर्स्ट एटम क्या है बताओ? कार्बन। फर्स्ट एटम CH2 है। एक तरह से CH2 फर्स्ट एटम नहीं है, फर्स्ट एटम तो कार्बन है। लेकिन नेक्स्ट एटम में चलते हैं। नेक्स्ट एटम है ना, इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में बताता हूं। हालांकि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में सेम है ना,
पता नहीं चलेगा। सेकंड कंपेयर करो, फिर सेम है। थर्ड यहाँ CH2 है, यहाँ OH है, तो डिफरेंस बहुत देर के बाद मिला ना। यहाँ Br है, लेकिन वो उससे पहले देखो, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड भी सेम। थर्ड में यहाँ दो एच, सॉरी, फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड में यहाँ दो H और C है। यहाँ पे थर्ड में दो H और O है। इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। अगेन 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 अगेन, अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दे, परेशान मत हो, मैं डिफरेंस समझाता हूँ। मैं ये क्यों लिखा हूँ, ये सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए, ये होमवर्क है ना। तुम लोग बाद में भूल जाते हो कि सर ने ये होमवर्क दिया, फिर होता क्या है, मेरा टारगेट क्या है, वो टॉपिक ग्रूम करना तुम्हारे में, कि तुम सीख जाओ, और वो उसका पार्ट है, सिर्फ टीचिंग पार्ट नहीं होता है। तुम इधर टाइम स्पेंड करोगे, दिमाग लगाओगे, तो चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखा होना चाहिए सबके कॉपी में, बाद में पता ना चले कि क्या था नहीं था, ठीक है। अलग से ग्रुप पे नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन ड्राइव पे तो है, टैब पे है, आप सॉल्व करो। देखो अभी जो सेकंड पॉइंट है ना, उसको उस क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं मैं। देखो इधर लेफ्ट साइड में तो डाउट नहीं हुआ ना हमें। फर्स्ट एटम क्या क्या था बताओ। फर्स्ट एटम ऐसा था ना जी, और यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है, N है ना, और दो H है। तो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एटम को देख के ही डिफरेंस पता चल गया, इसके लिए उसको 1, इसको 2 बोल दिया। गुड टू गो। नाउ सेकेंड एटम, इधर आते हैं। मैं थोड़ा ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूं, तब ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एटम सेकेंड एटम कंपेयर करने में लोगों को दिक्कत आ जाती है कि फर्स्ट एटम कौन सा है, सेकेंड कौन सा है। देखो उधर CH2 है, तो इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देता हूं। फिर क्या है, और इधर O है, इधर H है, राइट। दोनों का फर्स्ट एटम, तो उससे बात तो नहीं बनी, उससे हमें डिफरेंस नहीं पता चला। पता चला क्या, नहीं पता चला। अब मैं बात करता हूं सेकेंड एटम। इसका सेकेंड एटम पता है, ये है, यही समझना होगा। सेकेंड एटम HHC है, यहां पर भी सेकेंड एटम HHC है। आ रही है समझ में। तो फर्स्ट एटम से डिफरेंस नहीं पता चला, सेकेंड एटम से भी डिफरेंस नहीं पता चला। जब ऐसा हो तो आगे बढ़ते जाओ टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टिल द, अब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इसका नेक्स्ट आइटम HOH है, और इसका नेक्स्ट आइटम HHC है। क्या अब डिफरेंस मिला, बिल्कुल मिला। ये दोनों तो सेम है ना, लेकिन यहाँ C और यहाँ O है, तो सीनियर ये हो गया, और ये 2 पे गया। बोलो फर्स्ट एटम सेकेंड एटम समझ में आया। अगर आप दो ग्रुप को कंपेयर करो CIP रूल के हिसाब से, और फर्स्ट एटम सेम है तो सेकेंड एटम कंपेयर करो, सेकेंड सेम है तो थर्ड कंपेयर करो, टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मैं बता दूं, फर्स्ट एटम, मैं फिर लिख के बताता हूं, दोनों का C था, ठीक है। सेकेंड एटम, अब सेकेंड एटम नहीं है, सेकेंड एटम्स है। तो फर्स्ट सेकेंड एटम है CHH, और यहां भी CHH, देख लो, ब्लू से सर्कल किया है सेकेंड एटम को, है ना। इसी में अगर मैं थर्ड एटम का बात करूं, तो थर्ड एटम फर्स्ट केस में क्या है और सेकेंड केस में क्या है। ग्रीन वाला देखो यहाँ पे क्या है, HHC, और यहाँ पे थर्ड एटम क्या है, HHO। कॉमन कैंसिल करो, अब बताओ जो बचा उसमें से कौन सीनियर है, C या O। इसीलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी। क्या मैं सेकेंड पॉइंट समझा पाया, बोलिए। CIP रूल में फर्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टली हम फर्स्ट एटम देखते हैं, फर्स्ट एटम जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है वही सीनियर है। अगर फर्स्ट एटम को देखकर हमें नहीं पता चलता, क्यों नहीं पता चला, क्योंकि दोनों केस में फर्स्ट एटम कार्बन है, नहीं पता चला। तो कंपेयर द सेकेंड एटम। सेकेंड एटम किस तरह से कंपेयर, सेकेंड एटम्स होते हैं, सेकेंड एटम नहीं होते।
सेकेंड एटम ये ब्लू में है, देख लो, उससे भी डिफरेंस नहीं पता चला। फिर थर्ड एटम्स में जा रहे हैं, यहां पता चल गया। क्लियर हो रहा है? लिख लीजिए। तो अब समझ में आया जी, जिसको डाउट हो रहा था थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे सीनियर इधर है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सेम रूल लगते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्या टाइम चाहिए लिखने के लिए? पांच पॉइंट है यहाँ पे, दो पॉइंट बड़ा सिंपल है, ये रिमेनिंग दो पॉइंट लिखो। लास्ट पॉइंट जो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये दो पॉइंट लिख लो। इन केस ऑफ आइसोटोप्स हेवियर वन इज द सीनियर। In case of isotopes, heavier one is the senior. In case of isotopes, heavier one is the senior. In case of isotopes, heavier one is the senior. है ना? देखिए, अगर ऐसा है, यहाँ पे OH है लेकिन 16 ऑक्सीजन है, यहाँ OH है, यहाँ 18 वाला ऑक्सीजन, तो 1 इसको दे दो, इसको 2। अगर यहाँ मान लो D है, यहाँ H है, तो इसको 1 दे दो, इसको 2, ऐसा। और जैसा दिख रहा है हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसको E बोल दो। हायर प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसको E बोल दीजिए। इन केस ऑफ आइसोटोप्स हेवियर वन इज द सीनियर। गुड टू गो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, lone pair is having almost no mass, so it is always junior group. Lone pair is having almost no mass, या जीरो मास बोल सकते हैं। Lone pair is having almost no mass, so it is always junior function group. जूनियर ग्रुप लिखो, फंक्शन ग्रुप नहीं, जूनियर ग्रुप। लोन पेयर इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोन पेयर इज हैविंग नो मास, जीरो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लोन पेयर का क्या ही होगा बताओ, कोई ग्रुप तो है नहीं, इसीलिए इसको हमेशा क्या माना जाता है, जूनियर, है ना। जैसे मान लो अगर ऐसा है, यहाँ लोन पेयर है, इधर OH है, इधर मिथाइल और इधर H है, अगर इसको EZ बोलना है, तो इन दोनों में तो 1 फर्स्ट रूल के हिसाब से, फर्स्ट एटम कार्बन या फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, और इन दोनों में 1, इसको लोन पेयर को हमेशा जूनियर मानते हैं। ये 1 ये 2, और इसमें ये 1 ये 2, ये तुम्हारा आ गया, ये भी E आ गया, देखो तो, दिस इज ऑल्सो E। क्लियर है? लोन पेयर हमेशा जूनियर, आइसोटोप्स में हेवियर वन इज द सीनियर। ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट था। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट समझ में आ रहा है? आइसोटोप्स हेवियर वन सीनियर है, और लोन पेयर हमेशा जूनियर फंक्शन ग्रुप है, चलेगा? लिखिए, लास्ट पॉइंट है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें, उस पर भी बात कर लेंगे। लिख लीजिए, if first and second atom of the group are connected with double and triple bond, in case बोल सकते हो, in case when first and second atom of the group, in case when first and second atom of the group are connected through double or triple bond, in case when first and second atom of the group are connected through double or, in case when the first and second atoms of the group are connected through double or triple bond, then hypothetically it is considered
then hypothetically it is considered that they are connected twice or thrice with each other. Then hypothetically it is considered that they are connected twice or thrice with each other. Then hypothetically it is considered that they are connected twice or thrice with each other. ठीक है, देखो ऐसे समझना कि अगर मान लो यहाँ Cn है और यहाँ पे CH2OH है, इधर CHO है, इधर OH है, तो अगर ग्रुप को सही से देखो तो ये तो सिंपल ग्रुप है, ये भी सिंपल ग्रुप है, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इधर भी लेकिन यहाँ एल्डिहाइड है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो दिखाई रहे, अगर मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता तो भी हम जब उसको सही से लिखते तो हमें पता चलता है कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो इसको हाइपोथेटिकली कैसे मानते हैं, पहले तो हम जो ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं, चलेगा। इधर OH है, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं, ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत? अभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन इसमें तो दिक्कत नहीं आना चाहिए लोगों को, बोलो। तो फर्स्ट आइटम जब मैं देख रहा हूं यहाँ पे तो C है, फर्स्ट आइटम से बात नहीं बनी। सीनियर कौन है, Cn है या ये पूरा पार्ट है, वो डिसाइड करना है। तो फर्स्ट आइटम से बात नहीं बन रही है। अब ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट एटम इसका क्या है, इसका नेक्स्ट एटम तो हमें दिख रहा है HHO है, बोलो। नेक्स्ट आइटम इसका दिख रहा है, लेकिन कोई बोले इसका नेक्स्ट आइटम क्या है, तो वही ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना। व्हेन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है मतलब कार्बन इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ 3 नाइट्रोजन एंड ऑल्सो दिस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन अभी दिख रहा है, कनेक्टेड विथ 3 कार्बन। दे आर कनेक्टेड ट्वाइस और थ्राइस विथ ईच अदर। इसका जब एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओगे ना इसका, तो C और N ऐसे दिखा दिया, ये वाला जो C है उसको 3 बार नाइट्रोजन से जोड़ दो, समझ में आया? और ये वाला जो N है उसको 3 बार कार्बन से भी जोड़ो, तो एक बार तो इधर जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन आपको यहां दिखाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये। अभी देखो CIP रूल के बाद ही मैं फिशर का RS सिखाने वाला हूं यहां पर, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, फिर से CIP एक्सप्लेन किया एंड ऑल। EZ के साथ साथ RS कॉन्फ़िगरेशन भी अभी सिखाएंगे कायरल सेंटर का, फिशर और वेस्टहेस दोनों, ठीक है। तो इधर फोकस करिए, फिर से रिपीट करो, मैंने क्या लिखा, इफ दे आर कनेक्टेड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड then hypothetically it is assumed they are connected twice or thrice with each other। कौन सा they are, ये दोनों ही, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ये कार्बन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है, 3, देखा। और ये वाली नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ी है, बाकी जहां वैलेंसी खाली है वहां H रख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उन्हीं दोनों एटम का बात हो रहा है, मेरी बात आ रही समझ में? जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, मतलब ये 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है और ये 3, बाकी इसको 3 कार्बन लगाने के लिए फिर इसको नाइट्रोजन देना, नहीं वो नहीं करना है। तो अब बता दो इसका नेक्स्ट आइटम, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा तो फर्स्ट आइटम तो हमें दिख गया, ए ग्रुप का मतलब ये, राइट, और ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ही है। अब बताओ इसका नेक्स्ट क्या है, 3 नाइट्रोजन, आपको दिख रहा है जी, 3 नाइट्रोजन। तो बताओ इसका नेक्स्ट में मैं 3 नाइट्रोजन लिख देता हूं, चलेगा? अब बताओ इन दोनों में सीनियर कौन है, इसमें से हाईएस्ट क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, इसमें से हाईएस्ट क्या निकल रहा है, बाकी को मत देखो, इसमें से जो टॉप है उसका एटॉमिक नंबर देखो 8, और इसमें से टॉप है
तो ऑब्वियसली सीनियर क्या हो गया 1 और ये हो गया 2, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे एटम लिखो, उसमें से जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको, और इसमें भी सारे एटम लिखो, उसमें जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको कंपेयर करना है। इट्स नॉट अबाउट कि 3 मिलके ये हेवी हो गया, ये ऐसा नहीं। गुड टू गो। अच्छा, इधर वो करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? फर्स्ट एटम कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो 1 तो यही हो गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ा। बोलो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा है समझने वाला पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट, सीनियर कौन हो गया है Cn और CH2OH में? Cn और CH2OH में मैं बताऊं, अगर डायरेक्ट देखें तो इसका पहला एटम दोनों का कार्बन है, बोलो। नेक्स्ट एटम इसका क्या दिख रहा है? HHO, उधर लिखा था, दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका नेक्स्ट एटम क्या दिख रहा है? हालांकि एक ही नाइट्रोजन है, लेकिन फर्स्ट एटम सेकेंड एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वी विल से दैट फर्स्ट एटम इज कनेक्टेड थ्राइस विथ 3, या फर्स्ट एटम कनेक्टेड विथ 3 नाइट्रोजन। वही तो पॉइंट लिखा है। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड एटम ऑफ द ग्रुप आर हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, then hypothetically it is assumed they are connected twice or thrice with each other. समझ में आ रहा है? Then hypothetically it is assumed they are connected twice or thrice with each other. जीआई पे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चे, मुझे लगता है कि उसमें सफिशिएंट कंटेंट है, वो 41 पेज में क्वेश्चंस है ना। और मैं इसके क्वेश्चंस यहाँ पे डील इस वजह से भी नहीं कर रहा हूँ, दो रीजन है। एक तो आइसोमेरिज्म पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आते नहीं है ना, जेई में आते हैं और जेई के हिसाब से पीडीएफ बना हुआ है, उसके क्वेश्चंस बनेंगे। डन है यहाँ तक? Then hypothetically it is assumed they are connected twice or thrice with each other. रितेश डाउट है तो पूछो। Cn और इधर CH2OH में यही सीनियर क्यों है, समझ में आया? फर्स्ट एटम कार्बन, नेक्स्ट एटम इसका 3 नाइट्रोजन, लेकिन इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सीनियर है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया सेकंड कंपैरिजन में, क्या? ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो इसी पॉइंट में अगर ऐसा ग्रुप है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताता हूं। पहले तो आप इसको ऐसे लिख दोगे H डबल बॉन्ड CHH, ऐसे लिख दोगे, लेकिन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है देखो। नो डाउट फर्स्ट एटम तो इसका क्या है, कार्बन, और बिना एक्सपेंडेड फॉर्म का भी सेकेंड एटम लिख सकते हो। तुम बताओगे क्या होगा सेकेंड एटम, अगर सीख गए हो तो? HCC, मानते हो? कैसे? डबल बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन का नेक्स्ट 2 कार्बन से जुड़ा है और ऊपर एक H है। सेकेंड एटम लिखने आ रहा है? इसको अगर चाहो तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के मैं बता देता हूं। देखो जो है उसको एज इट इज लिखा, दिख रहा है? जो है एज इट इज लिखा, और मैं बोलता हूं कि ये कार्बन 2 बार कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ तो एक ही बार कार्बन दिख रहा है ना, एक और कार्बन दिखानी पड़ेगी। उसी तरह ये कार्बन भी 2 बार कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ तो एक ही दिख रहा है ना, एक और दिखानी पड़ेगी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब कंपेयर करो, देखो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एटम ये है, सेकेंड एटम क्या है, ये सेकेंड एटम है, देख लो। क्लियर हुआ? पहला एग्जांपल समझे, सेकेंड एग्जांपल बताओ। अगर ये ग्रुप है इथिनाइल, तो फर्स्ट एटम क्या है इसका बताओ, कार्बन। नेक्स्ट एटम क्या है, 3 बार कार्बन ना। देखो सीख रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो देखो, पहले तो जो है उसको ऐसे लिख दो,
कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है और एक एच है, उसको ऐसे ही लिख दिया। फर्स्ट वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा? एक तो यहां दिख रहे थे, इसको 2 कार्बन दिखानी पड़ेगी। ये सेकंड वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा? एक इधर दिख रहा है तो 2 और दिखानी। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देख लो फर्स्ट एटम और सेकंड एटम भी दिखेगा, देखो दिखा। ग्रुप को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूं, कभी कभी जरूरत पड़ता है इसका, कभी तो बिना एक्सपेंड किए भी आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो CHO है तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब बताओ फर्स्ट एटम क्या है इसका? फर्स्ट एटम, लेकिन नेक्स्ट एटम बताओ। HOO, मानते हो? पक्का? देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो जो है उसको पहले एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बस हटा देते हैं। अब दिख रहा है कि ये कार्बन इधर डबल ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन इधर दिख रहा है तो एक और दिखाना पड़ेगा। उसी तरह वो जो ऑक्सीजन है वो एक ही बार कार्बन से जुड़ा है तो एक और कार्बन दिखाना पड़ेगा। देखा? तो यहां से भी देखो फर्स्ट एटम क्या है और नेक्स्ट एटम क्या दिख रहा है, देख लो। नहीं, वो दोनों एटम ही आपस में कनेक्टेड है ना। यहाँ पे मेन तो कार्बन ऑक्सीजन है, दे आर कनेक्टेड। जो मेन है डबल बॉन्ड जिसके बीच में, वही 2 बार कार्बन से जुड़ा है और 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये 2 बार कार्बन से जुड़ा है, ऐसा। उसको दिखाने के लिए हाइपोथेटिकली हम अलग एटम डालते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन डाला फिर उसको भी कार्बन नहीं देना है, जो पहले से जो ऑक्सीजन है उसको देना है कार्बन। ठीक है, तो मैं बताऊं इस CIP रूल जो है 34-35 पेज में थे, 36-37-38 पेजेस में 10-20 क्वेश्चन है EZ पे, वो होमवर्क रहेगा। 10 क्वेश्चन के आसपास है कि अल्कीन E है या Z है, लाइक दैट। ठीक है, पांचों पॉइंट फिर से रिपीट करूं। फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो सीनियर। फर्स्ट एटम दोनों ग्रुप का अगर सेम है तो सेकंड को कंपेयर करो, थर्ड को कंपेयर करो, फोर्थ को कंपेयर, टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यस नो? आइसोटोप्स में हेवियर सीनियर है, लोन पेयर हमेशा जूनियर है, और लास्ट वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड जैसा ही पॉइंट है। If first and second atom, in case when the first and second atom are connected with double or triple bond, hypothetically it is assumed they are connected twice or thrice with each other. Yes or no? मुझे बताओ, COCl, COOR, CONH2, बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ। COOH कौन सीनियर है? देखो सबके पास ऐसा पार्ट तो है ही ना बच्चे। चलो यहाँ CH3 कर देता हूं। यहाँ पे क्या है ऐसा, बताओ सीनियर बताओ। सबका ये पार्ट फिक्स है, दिख रहा है आपको? तो प्रायोरिटी वाइज 1 ये जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट O है, यहाँ भी O है, दिख रहा है? ये लास्ट में जाने वाला है। क्यों? देखो Cl सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, टॉप पे आ गया। ONO, तो ये तो लास्ट में जाने वाला है ना। अब इन दोनों में ये सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, क्यों? देखो O है, उसके बाद तो H है, जबकि यहाँ C है। समझ में आया? तो CIP रूल के हिसाब से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? COCl, फिर COOCH3, फिर COOH, फिर CONH2। एसिड हेलाइड, देन ईस्टर, देन इटसेल्फ एसिड और लास्ट में एमाइड।
सीआईपी रूल कैसे लगा रहे हैं समझ गए सब लोग? यहाँ पे तो मैंने देखो डबल ट्रिपल वन बॉन्ड का भी फंडा नहीं यूज किया, डायरेक्टली मैंने देखा हर जगह पे सीयू है तो उसके बाद का कंपैरिजन शुरू किया। बोलो। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, सी एन एन सी एन एच टू में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? देखिए समझ पा रहे हो तो, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कुछ क्वेश्चन करिए जल्दी से। फर्स्ट एटम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बातें नहीं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आपको बस ग्रेटर देन लेस देन बताना है सीआईपी के हिसाब से। कैसे एपी लगा पाएंगे इसमें? देखो फर्स्ट वाले में कार्बन कार्बन सेम है, कार्बन कार्बन सेम है। इसका ये कार्बन फिर कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है? 3। यहां पर भी ये कार्बन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है? लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, वो रियल है। ये रियल है ना 3 नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइपोथेटिकल है 3 नाइट्रोजन। फिर कैसे होगा? मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो मिला नहीं डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस नहीं मिला, आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे कंपेयर करें फिर बताओ? मैं बोलूंगा कि हाइपोथेटिकली आप एक्सपेंड करके पहले लिख दो। क्या बोला था? सी एन है और ये एन जुड़ा है कितने, सॉरी ये सी कितने एन से जुड़ा है? एक तो इधर दिख रहा है और 3 लिखना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्या लिखना पड़ेगा? एक इधर दिख रहा है तो 2 और कार्बन। अरे ये तो बताया था ना सी एन को लेके, वो दोनों जो कार्बन नाइट्रोजन है, ये कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से जुड़ा है, एक तो यहाँ दिख रहा है 2 और लिखना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन 3 बार कार्बन से जुड़ा है, एक इधर दिख रहा है 2 और लिखना पड़ेगा। और उसको देखो NHH ऐसा, फिर यहाँ पे NHH, फिर NHH। अभी कंपैरिजन हो जाएगा। देखो फर्स्ट एटम कार्बन है, नई बात बनी? नहीं बनी बात। नेक्स्ट एटम, यहां भी बात नहीं बन रही है। अब उसके नेक्स्ट तो सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना,
लेकिन इसके नेक्स्ट क्या दिख रहे हैं, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई, समझ गए। फर्स्ट और सेकंड में बात नहीं बनी, लेकिन अब जब नेक्स्ट में जाएंगे तो कार्बन कार्बन है जबकि यहाँ सारे हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो गई। ये तो इजी है, बोलो। यहाँ पे ये जुड़ा है 3 नाइट्रोजन से, यहाँ ये जुड़ा है 3 कार्बन से, CN की ज्यादा। ये भी फर्स्ट आइटम कार्बन है, नेक्स्ट आइटम यहाँ पे HHC है। बताओ इसका नेक्स्ट आइटम क्या है, HHC, बोलो। फर्स्ट आइटम दोनों का कार्बन है, दिख रहा है। नेक्स्ट आइटम इसका क्या है, 2 H और 1 C, और इसका नेक्स्ट आइटम में 2 C 1 H है। देखो तो समझ में आ रहा है तो कैसे, 1 H और 2 C देखा। अब यहाँ कॉमन है ना, कुछ चीजें कॉमन है, CH कॉमन है, कैंसिल करो। अब क्या बचा उधर, C और इधर, तो सीनियर आइसोप्रोपाइल या इथाइल, आइसोप्रोपाइल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट आइटम दोनों का कार्बन, देख लो। फर्स्ट आइटम कार्बन, इसका नेक्स्ट आइटम है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, और इसका नेक्स्ट आइटम है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। अब देख लो, इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल में आइसोप्रोपाइल की ज्यादा प्रायोरिटी है। तो सर ये बता इसका क्या होगा आंसर, एल्डिहाइड और इसमें कौन सीनियर है, एल्डिहाइड, और एक उधर हाइपोथेटिकल ग्रुप तो नहीं है, रियल ही है। एल्डिहाइड मतलब ऐसा ना बच्चे, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिख दें, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या लिख दें, ये कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये वाली ऑक्सीजन 2 बार कार्बन से जुड़ा है, लिख दिया है ना। और अब कंपेयर कर, उसका पहला C फिर H और इधर OCH3, ऐसे ही है ना। दोनों का फर्स्ट आइटम क्या दिख रहा है ना। नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है, नेक्स्ट आइटम पे भी बात नहीं बन रही है, देखो तो नहीं बन रही है नेक्स्ट आइटम पे भी बात। लेकिन आगे जाओ तो 1 कार्बन दिख रहा है, यहाँ 2 कार्बन दिख रहा है, नहीं 1 कार्बन, तो सीनियर ये हो गया। इन दोनों में ये वाली फर्स्ट आइटम दोनों का क्या है, कार्बन एल्डिहाइड हो या CH OCH3 फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आइटम कार्बन है। नेक्स्ट आइटम क्या है बताओ, एल्डिहाइड को एक्सपेंड करो, OOH। यहां पर भी नेक्स्ट क्या है, उधर देखो हाइपोथेटिकल रियल में जो स्ट्रक्चर है OOH। आगे बढ़ो, अब यहां क्या दिख रहा है, इधर 2 C दिख रहा है ना। कॉमन जो आता है कैंसिल करते हैं, फिर जो बचता है उसको कंपेयर करते हैं। नहीं यहां पे तो C दिख रहा है ना अभी, और यहां क्या दिख रहा है, इसमें फर्स्ट में कार्बन है, सेकंड में OO है और H है। अब नेक्स्ट जाओ, जब फर्स्ट और सेकंड हो गया, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, सिर्फ यहाँ कार्बन, वो भी हाइपोथेटिकल, और यहाँ रियल में कार्बन है। तो पता है रियल और इमेजिनरी में रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हमेशा, रियल और हाइपोथेटिकल में रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यही सेम लॉजिक यहाँ। अच्छा ये वाला लास्ट वाला इजी है बहुत, फर्स्ट सल्फर है फर्स्ट आयोडीन है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, इसमें लास्ट वाले पे डाउट नहीं है, देख लो। सेकेंड लास्ट करें, सेकेंड लास्ट सेम है ना एग्जैक्टली। इधर सब लोग सेकेंड लास्ट देखो, बताओ ऐसा केस है ना, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इथिनाइल को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, C कनेक्टेड है C से, फिर H है, लेकिन जो फर्स्ट C है वो 2 बार कार्बन से जुड़ेगा, और ये वाला भी 3 बार कार्बन से जुड़ेगा। एक इधर है तो 2 कार्बन दिखानी पड़ेगी,
और ये वाला एक तो इधर बनाया, इसको भी 2 कार्बन से जोड़ दे, कर ले। अच्छा, जो सामने वाला स्ट्रक्चर है वो भी तो ऐसा ही बना हुआ है, देखो सामने वाले स्ट्रक्चर भी अगर गौर से देखो तो ऐसा ही बना हुआ है। देखा, फर्स्ट एटम दोनों का कार्बन, दोनों का सेकेंड एटम क्या दिख रहा है? नहीं हो रहा ना, बातें नहीं बन रही है ना। अब आगे जाओगे तो अब डिफरेंस दिख सकता है। क्या क्या है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, इसके भी आगे क्या है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। जब ऐसा हो जाए रियल इमेजिनरी कहीं डिफरेंस ना दिखे तो रियल का ज्यादा प्रायोरिटी होता है, ये याद रखना। देखो फर्स्ट तो रेड है, सेकेंड ब्लू है और यहाँ ब्लू भी सेम है। इधर H ना बोल रहे हो, इधर भी H और यहाँ भी H और यहाँ पे नहीं, CCH है, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये सब सी हाइपोथेटिकली आया है ना। किसको देना चाहिए, इसको उसको? यही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। तो रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस ना मिले अगर आगे तक, तो फिर रियल को ज्यादा देते हैं प्रायोरिटी। और तुम बोल रहे हो कि नेक्स्ट इसका क्या है? जो ब्लू वाला था उसके बाद यहाँ पे 3 H है, नीचे भी 3 H है और यहाँ 1 H है, इसमें नहीं है। देखो तरीके से देखोगे तो पूरा पार्ट समझो, पूरा पार्ट। जो नेक्स्ट एटम है ना वो बहुत सारे हैं, 3 H है, इवन H फिर H और 2 C भी है। जो थर्ड एटम है वो कितना H है बताओ तो? 7 H है और 2 C भी है। ये 3 ये और ये दोनों, वो सब थर्ड पे, और इसके थर्ड पे 2 C और 1 H है। तो यहाँ पे C तो ज्यादा ही मिला ना एक तरह से, रियल वाले C मिल रहे हैं ना। रियल और इमेजिनरी में रियल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। देखो नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिस ट्रांस, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। लिख लो, दिस इज रिलेटिव। और इसमें बड़ा सिंपल है, लाइक ग्रुप अगर सेम साइड में है, कम डिस्टेंस पे है, तो सिस बोल देते हैं। और लाइक ग्रुप अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे, तो ट्रांस बोल देते हैं। यही तो तरीका है सिस ट्रांस। कोई नहीं, जो पार्ट आएगा ना सीआईपी रूल पे, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके। सिंपल आप डिसाइड कर पाओगे 1-2 में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। दूसरा, अगर इजेड का बात करें तो ये एब्सोल्यूट है, और ये बेस्ड ऑन सीआईपी है, बेस्ड ऑन सीआईपी रूल है। टॉप ग्रुप्स अपोजिट साइड, तो ई बोलते हैं। टॉप ग्रुप सेम साइड कम डिस्टेंस पे, तो जेड बोलते हैं, ठीक है।
अल्कीन के लिए इजेड यूज करते हैं, ठीक है, इजेड हमेशा यूज करते हैं अल्कीन के लिए। बताओ क्या है। किसमें? मतलब अगर CN है तो नाइट्रोजन को भी 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, इसको भी ये जो कार्बन है इसको भी 3 कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं नहीं, ये दोनों जो कार्बन है, लेकिन इधर तो तीनों नाइट्रोजन को ही किया है। नहीं उसको सही करना पड़ेगा। मैं बस समझा, फर्स्ट वाला कार्बन 3 नाइट्रोजन से दिखा दिया और इसको 3 कार्बन, 1 2 बस ऐसे, ये वाला कट करना पड़ेगा, ठीक है, ये कट करो। देखो, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीआई से रिलेटेड, ध्यान दीजिए इधर, अगर हो सकता है कि 2 पाई बॉन्ड दे दे, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। मान लो बोला इसका नेमिंग बताइए, इसका स्टीरियो आईपी से नेमिंग बताइए। लिखने का तरीका कैसा होगा, पहले तो बताओ नंबरिंग कहां से शुरू कर सकते हैं। ये स्टीरियो स्ट्रक्चर है, नंबरिंग कहां से शुरू कर सकते हैं, इधर से या इधर से? कहीं से भी कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 है। ध्यान रखना ये आईयूपीएससी वाली नंबरिंग है, चलेगा, ये आईयूपीएससी वाली नंबरिंग है। अब बताओ क्या दोनों के अबाउट जीआई हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके अबाउट जीआई हो रहा है। चलो इधर ग्रुप बताओ, इन दोनों में सीनियर कौन है? देखो कितना आसान हो गया, अभी जो डिफिकल्ट लग रहा था ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सी और एच, सीनियर कौन है? हो गया ए सोएब। इन दोनों में सीनियर कौन है? इधर वाले पार्ट में एच और यहाँ सी है, तो ये 1 ये 2। अब बताओ इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है जीआई का, जेड या ई? दोनों 1 अपोजिट दिख रहा है। अच्छा फिर इसके अबाउट बताना है, इसके लिए कार्बन और कार्बन दिख रहे हैं, यहां थोड़ा फंसोगे अभी, गलती नहीं करना। ये कार्बन है, ये कार्बन तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का है, ये किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट कार्बन, यहां भी कार्बन, इसका नेक्स्ट एच है, इसका नेक्स्ट, तो इसके अबाउट अगर हम बात करें तो ये 1 ये 2। ब्लैक वाला नंबरिंग आईपीएससी वाली नंबरिंग थी। अच्छा इसके अबाउट ये 1, मैंने 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर देके, मतलब 2 जीआई देके ये स्टीरियो स्ट्रक्चर का नाम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि इसके अबाउट तो ई है और इसके अबाउट भी दिखा। कैसे इसके अबाउट ई कैसे आया बताओ? दिख रहा है इधर दोनों ग्रुप में 1 ऊपर है और इधर दोनों ग्रुप में 2 और 1। रेड वाले को देखो, रेड यहाँ रेड जो नंबरिंग है, इसके अबाउट 1 2 में 1 इधर है और इसके अबाउट 1 2 में 1 इधर है। फिर इसके अबाउट बताओ 1 2 में ब्लू देखो, ब्लू 1 ये है और इधर, तो इसका नंबरिंग कैसे लिखेंगे देखो, 2e 4e। कैसे 2e 4e लिख रहे हैं? इस अल्कीन का एड्रेस है 2, अल्कीन का कंसेक्यूटिव नंबर होता है लोकेंट, लेकिन जो छोटा नंबर होता है वो एड्रेस है। ब्लैक वाला आईयूपीएससी नंबरिंग है, रेड वाला सीआईपी रूल है इसके लिए, और ब्लू वाला भी सीआईपी रूल है इसके लिए। गुड टू गो। तो इधर से चलना शुरू किया, बताओ इस स्टीरियोजेनिक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? ई, और इसका भी क्या आया? लेकिन हम यहाँ पे 2e 4e क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस अल्कीन का एड्रेस है 2 और इस अल्कीन का एड्रेस है 2 3 में लोअर नंबर इज द एड्रेस ऑफ द अल्कीन। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है हेक्सा 2,4 डाइईन। अच्छा एक यहाँ मिथाइल भी लगा हुआ है ना बच्चे, मुझे उस साइड से करना चाहिए ना नंबरिंग, क्योंकि मिथाइल को कम मिलने वाला है। फिर सही बोल रहे हो, ये नंबरिंग से बदल देते हैं, बाकी सीआईपी रूल में तो कोई दिक्कत नहीं।
नंबरिंग इधर से करना चाहिए, सही बोल रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ फर्स्ट अल्किन का लोकेंट क्या है? 2 3। सेकेंड अल्किन का लोकेंट क्या है? 4 5। गुड टू गो। 2 3 में एड्रेस है 2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है? कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत तो नहीं, इन दोनों में यही सीनियर होगा। देखो जिसको इस तरह से नहीं आ रहा है समझ में, वो चाहे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के डिसाइड कर ले, अलग अलग डिसाइड कर ले। इसको CH3 और इधर क्या लिखेंगे? इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मत लिखो। ऐसा ही तो केस है ना। अब बताओ इस वाले अल्किन के लिए इन दोनों में सीनियर कौन है? ये। और इन दोनों में सीनियर कौन है? अलग से इसको कंडेंस करके इधर दिखा दिया एज ए ग्रुप, कोई दिक्कत? इस पूरे पार्ट को एज ए ग्रुप दिखाने में क्या दिखाना पड़ेगा? CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो तो इस पूरे को कंडेंस फॉर्म में दिखाने के लिए हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब बताओ इन दोनों में ये 1 है और इन दोनों में ये 1 है, तो दिख रहा है ना E है ये। तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? अब बताओ ये भी E है और ये भी। इसको भी अगर दिखाना है कंडेंस फॉर्म में तो पहले जो ऐसा है ऐसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को कंडेंस फॉर्म में दिखा देना। इधर क्या लिखना पड़ेगा? देखो ऐसे लिखना पड़ेगा इस ग्रुप को। उधर H है और इधर क्या है? CH3H। अब बताओ ये क्या आने वाला है? 1 1 है ना, दोनों E है ना। अब इसका IUPAC नेम लिख देता हूं। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 2EN 4E, फिर ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी 3 मिथाइल 3, पहले साइड चेन का नाम, फिर हेक्सा 2,4 डाइइन। ये करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो IUPAC नेमिंग। कभी कभी आपको सामने 2E4E दिख जाए तो इसको ध्यान रखना है। ये 2-4 नंबरिंग की वजह से, IUPAC की वजह से। और यहाँ पे 2 GI शो करने वाला पार्ट है और दोनों E है। ये 2-4 क्यों आया है? स्टीरियो IUPAC की वजह से। ये E क्यों आया है? क्योंकि ये भी E है और ये भी E है। समझ गए? कभी कभी क्या होगा, इस तरह का स्टीरियो स्ट्रक्चर दे देगा और करेक्ट IUPAC नेम में 4 ऑप्शन देगा। समझ गए? स्टीरियो स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इसका करेक्ट स्टीरियो IUPAC नेम बताइए, तो आपको इस तरह से लिखना है। अगर मान लो ये है, इसका नाम क्या होगा? सोचो थोड़ा। करेक्ट IUPAC स्टीरियो IUPAC नेम। इसमें तो ब्रांचिंग भी नहीं है। मैं बताऊं 2Z एंड 4Z होगा, फिर हेक्सा 2,4 डाइइन। देख लो। अब देखो ना, इसके लिए H और मिथाइल तो ये 1 हो गया, इधर H और इधर मिथाइल तो दोनों 1 सेम साइड आ रहा है। और इसके लिए भी चेक करना, इधर H है और मिथाइल है तो 1, और इधर भी ऊपर H है इधर मिथाइल है। मिथाइल नहीं मतलब कार्बन है। नहीं, अगर तुमसे स्टीरियो IUPAC बोला है तो EZ एब्सोल्यूट है ना। हाँ बोल दो ना, क्या दिक्कत है? ये लाइक ग्रुप यहाँ पे क्या है?
मिथाइल है ना, यहाँ लाइक ग्रुप मिथाइल है तो ये सिस है, और यहाँ पे लाइक ग्रुप H है। हायर प्रायोरिटी ग्रुप में कम डिस्टेंस है तो EZ, लेकिन जो लाइक ग्रुप में कम डिस्टेंस है तो सिस, और ज्यादा डिस्टेंस है तो ट्रांस। समझ गए? आपसे रिलेटिव नहीं पूछा ना, स्टीरियो आईपीसी पूछा तो EZ के साथ ही बोलना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक चेंज करेंगे अभी। आपको बताना है कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो E है या Z। सिंपल क्वेश्चन दिया है। वन ये हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, और इधर इथाइल या आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ये हाई प्रायोरिटी है, ये लो प्रायोरिटी। 1-2 की जगह पे हाई लो भी कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी। अब बताओ दोनों हाई प्रायोरिटी कितने पे है? अपोजिट है ना, तो E बोल दो, बस हो गया। हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो E, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप कम डिस्टेंस पे होगा तो Z। ठीक है, आज ट्राई करना। यहाँ पे EZ के 12-15 क्वेश्चन है, EZ निकालने वाले, तो प्लीज उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं बताऊं, कल जो क्वेश्चन किया था, एक पेज में मैंने सिर्फ GI के कैलकुलेशन के 12-15 सवाल दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग लिखे हैं। GI एस्ट्रोजेनिक सेंटर और उसके 12-15 सवाल हैं, मतलब लास्ट के 2 पेज में GI के कैलकुलेशंस के सवाल हैं, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो इतना कुछ पढ़ लिया ना बच्चे, ज्योमेट्रिकल में सिर्फ एक सवाल आने के चांसेस है मेडिकल में, वो कौन सा? वेदर इट विल शो GI और नॉट। 4 ऑप्शन रहेगा, हो सकता है नेमिंग रहे, एकदम परेशान नहीं होना। मान लो CIP रूल थोड़ा सा हेवी जा रहा है कुछ लोगों को, एकदम परेशान नहीं होना, वो पहला क्वेश्चन पे फोकस करो। कौन सा पहला क्वेश्चन? वेदर इट विल शो GI और नॉट। हालांकि CIP रूल सीखना पड़ेगा, क्योंकि RS कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है और बिना CIP रूल का नहीं बनता है। लेकिन CIP रूल ऐसा भी नहीं कि तुम इस लेवल पे भी नहीं लगा पा रहे। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ना, फर्स्ट आइटम कार्बन है या ऑक्सीजन है, 1 ये हो गया। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट आइटम सेम है, बट नेक्स्ट आइटम में 2H और C है, जबकि यहाँ पे HCC। इतने लेवल पे तो लगा सकते हो ना, मान लो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं लगा सकते, लेकिन इतने लेवल पे तो लगा सकते हो क्या? क्या लिखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ GI। हाँ, रिमोट किसके पास है, एक बार पास कर दो। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ GI। देखो इस पे एक दो स्टेटमेंट रह सकता है जो भी पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट कहने का मतलब, ऑप्शंस रहेंगे ना, 7-8 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन यहां से रह सकता है। सिस और ट्रांस में जो सिस अल्कीन है और जो ट्रांस अल्कीन है ना, इसको बॉन्ड लाइन में, स्टीरियो बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखाते हैं, और इसको स्टीरियो बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखाते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट कि नॉर्मल सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन में ये दोनों नॉन मिरर इमेज है। एक लाइन ये पहले याद रखना, दोनों एक जैसा दिखता है कि मिरर इमेज जैसा दिखता है? नहीं ना, नॉन मिरर इमेजेस आर डायस्ट्रियोमर। तो ये लाइन याद रखना, स्टीरियो आइसोमर्स जो कि नॉन मिरर इमेज है वो डायस्ट्रियोमर होता है, तो ये दोनों आपस में डायस्ट्रियोमर भी है। ए और बी अगर स्टीरियो आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज जैसा नहीं दिख रहा है तो वो डायस्ट्रियोमर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए एंड बी अगर स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है मतलब क्या? सब कुछ सेम एक्सेप्ट द स्टीरियो स्ट्रक्चर, यही ना।
ए एंड बी, कन्फर्मर का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिगरेशनल अगर स्टीरियो आइसोमर है, ए एंड बी कॉन्फिगरेशनल टाइप स्टीरियो आइसोमर है, मतलब ज्योमेट्रिकली ऑप्टिकल, और मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा दोनों आपस में? डाइस्टीरियोमर। अभी फिलहाल के लिए वर्ड याद कर लेंगे, नॉन मिरर इमेजेस आर डाइस्टीरियोमर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इन दोनों में ये sp3 sp2 है, तो इसकी बॉन्ड मूवमेंट ऐसी होगी, यहाँ पर भी sp3 sp2 है, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड मोमेंट इसका नेट कुछ ना कुछ निकल के आता है, मतलब न्यू नेट इसकी जीरो नहीं होती, मतलब सिस अल्कीन ज्यादा पोलर है, और ट्रांस अल्कीन की जो नेट डाइपोल मोमेंट है, मतलब 2 ब्यूटीन की, वो कैंसिल हो जाती है और इसका नेट जीरो होता है, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं पोलर और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मैं बोल रहा हूं अभी, जो बता रहा हूं, हो सकता है एक ऑप्शन रहे बस। ठीक है, मतलब एक कंटेनर में सपोज मैं इसको ए सिंबल दे रहा हूं और इसको बी सिंबल दे रहे हैं, अगर एक कंटेनर में सिर्फ ए है, बहुत सारे, मतलब सिस अल्कीन है, सिस 2 ब्यूटीन, और एक में सिर्फ बी है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो सिस अल्कीन पोलर होता है, उसके वजह से उसके बीच का जो प्यार मोहब्बत है, इंटरेक्शन है, सेकेंडरी फोर्स है, दैट इज डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। सिस अल्कीन के बीच में जो अट्रैक्शन है, सेकेंडरी फोर्स है, वो डाइपोल डाइपोल है। और ट्रांस अल्कीन नॉन पोलर है, तो वेंडरवाल टाइप है, डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन या लंडन फोर्स, ये बोलते हैं ना इसको। तो कहां पे सेकेंडरी फोर्स स्ट्रॉन्गर है? पढ़े ना हम लोग सेकेंडरी फोर्स केमिकल बॉन्डिंग में, सेकेंडरी फोर्स इसमें स्ट्रॉन्गर है, डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्गर है। यही रीजन है कि किसको बॉईल करना डिफिकल्ट है, यहाँ सेकेंडरी फोर्स डिफिकल्ट है, तो इसका वेपर बनाने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर पे ये बॉईल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ए की ज्यादा बी से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ए की ज्यादा बी से, पोलैरिटी सिस अल्कीन की ज्यादा होगी बी से। बॉइलिंग पॉइंट ना मेनली देखा जाए तो सेकेंडरी फोर्स पे डिपेंड करता है, बट पता है कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग पे, पैकिंग इफिशियंसी पे, मोलर मास पे, और लास्ट में पोलैरिटी भी आता है, मतलब आपको सिमेट्री देखनी पड़ती है मेल्टिंग पॉइंट में। सो इट हैज बीन फाउंड दैट कि ट्रांस अल्कीन में ज्यादा सिमेट्री है, देखो नॉन पोलर जरूर है, बट मोर सिमेट्री, मोर सिमेट्री, यहाँ पे लेस सिमेट्री। अगर इसमें सिमेट्री ज्यादा है तो इसकी जो सॉलिड होगी ना, क्लोज पैक्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी, और इसकी जो सॉलिड होगी वो क्लोज पैक्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगी, और अगर होगा भी तो अंदर वॉइड स्पेस होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट में बाजी कौन मार जाता है? सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन में। देखो नॉन पोलर है, फिर भी मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा है, बिकॉज ऑफ देयर गुड पैकिंग। यही वाला पार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। सिस अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड सिस 2 ब्यूटीन में सिस की पोलैरिटी भी ज्यादा है ना, थर्मल स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग नहीं है, दोनों मिथाइल अपोजिट है ना, तो टॉर्सनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन कम है, दोनों मिथाइल अपोजिट है, इसीलिए टॉर्सनल और वंडरवाल स्ट्रेन कम है। अगर ऐसा लाइन आ गया बच्चे कि ट्रांस ऑलवेज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस, तो ऐसे लाइन को एक्सेप्ट मत करना, ट्रांस 2 ब्यूटीन का ज्यादा है सिस 2 ब्यूटीन से, या सिस इज ऑलवेज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस, ये भी लाइन एक्सेप्टेबल
कुछ कुछ ऐसे सिस होते हैं जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 भी आती है या बहुत कम आती है और ट्रांस की ज्यादा आ जाती है। मैं बताता हूँ वो एग्जाम्पल देके। लेकिन हाँ, सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में ये याद रख लेना है। तो बताओ, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट? ये लाइन आ सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल हैव। अच्छा, आपको याद है आइसोमर का क्या था डेफिनेशन? आइसोमर का डेफिनेशन याद करो। ए एंड बी अगर आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम। स्टीरियो स्पेशली तो कनेक्टिविटी, फंक्शन ग्रुप, एवरीथिंग सेम, सिर्फ स्टीरियो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और स्टीरियो स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो गई। यहाँ पे अगर कोई बोले क्या स्टीरियो आइसोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो बोलना अगर स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल टाइप है तो सेम नहीं होता है, ऑप्टिकल टाइप है, एनेंसियोमर है तो सेम होता है। आगे बताएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर शुरू वाले क्लास याद है, आइसोमर्स का क्या डेफिनेशन है? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, यही तो था। और बोथ ए एंड बी अगर आइसोमर है तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या नहीं बोल पाते हैं, क्या उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? ए एंड बी अगर आइसोमर है तो उसके कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, या हो सकता है दोनों अलग हो। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो ए एंड बी अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक ही ज्यादा है, बी की कम है। अगर दोनों सेम डब्बे में होता ना तो बी को दूसरे जगह ले जा सकते थे हीट करके, क्योंकि वो जल्दी बॉईल हो जाता। दे कैन बी सेपरेटेड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय fractional distillation. Geometrical isomers will have different physical property, true or false? Geometrical isomers will have, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आइसोमेरिज्म पे सवाल आया ना, पता चला बस एक लाइन आ रहा है और वो गलत नहीं करना है। लाइन ऐसा आ सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बोलेंगे ट्रू है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्ट्रीमर्स, ट्रू है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉन मिरर इमेज, ट्रू है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह के 10-20 लाइन याद रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चारों ऑप्शन में आईयूपीएससी नेम दिया रहेगा, बोलेगा बताइए कौन जीआई शो करेगा, तो वहां तो चेक करना है सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, ऑन ईदर साइड डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। यस नो, यस नो। दूसरा क्वेश्चन, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि जीआई के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे। अरे अगर आइसोमर है कुछ तो अलग होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, होगा ही होगा। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्ट्रोमर्स, नॉन मिरर इमेज, ट्रू, ट्रू। लेकिन ये लाइन बोलना कि cis will always having more boiling point and trans will always having more melting point, always वर्ड को यहाँ सपोर्ट नहीं करना है। इन जनरल cis टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन में ये लाइन ऑलवेज बोल दो। ट्रांस की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। मेरी बात समझना, जो cis टू ब्यूटीन होती है ना, जब उसकी क्रिस्टल बनाओगे ना तो वॉइड स्पेस दिखेगा, जब इसकी सॉलिड बनाओगे तो वॉइड स्पेस दिखेगा। देखो सिस टू ब्यूटीन, लेकिन जब ट्रांस का सॉलिड बनाओगे तो वॉइड स्पेस कम दिखता है, समझना। इसीलिए पैकिंग ज्यादा अच्छी किसकी है, सिस की या ट्रांस की? ट्रांस टू ब्यूटीन की पैकिंग अच्छी है, तो उसको तोड़ना भी डिफिकल्ट है, उसको ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं। पता है नॉन पोलर है, सेकेंडरी फोर्स वीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ये एक तरह का यूनिक बात है, क्योंकि सेकेंडरी फोर्स स्ट्रांग होता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के लिए पैकिंग मैटर्स,
ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स लिखा आपने? जीआई विल हैव, जीआई या डायस्ट्रीमर, जीआई नॉन मिरर इमेज है। अगर ए और बी जीआई है तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, है ना? समझ गए यहां तक? देखो ये आप बॉन्डिंग का सवाल लेना, ये सवाल वहां कराया भी था। पहले तो आप बताना ये सिस है या ट्रांस है, ठीक है? और अगर आप ये बता पा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट और मतलब पोलैरिटी पहले कंपेयर करो। अगर आप ये बता पा रहे हो तो पोलैरिटी कंपेयर करो, कौन सिस है कौन ट्रांस है, पहले ये बता दो। पहला ट्रांस है, राइट? एक काम करते हैं, जैसा पहले लिखा था वैसा ही लिख देता हूं, तो कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। हाँ अब चलो, पहला सिस दूसरा ट्रांस, गुड टू गो। मुझे बताओ, सिस ट्रांस में तो डाउट नहीं है, ये सिस है और ये ट्रांस, लेकिन अभी जो आपने देखा था सिस की पोलैरिटी ज्यादा थी, राइट? चेक करते हैं इसकी पोलैरिटी। इन दोनों में पोलैरिटी किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ, कार्बन की तरफ। तो ऐसा बॉन्ड मोमेंट होगा और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड मोमेंट होगा, दोनों के बीच में कोई एंगल है, दोनों बॉन्ड मोमेंट के बीच में एंगल है, 0 डिग्री तो नहीं है, यस नो? यहाँ पे बताओ, इधर ऐसा फ्लोरीन की तरफ बॉन्ड मोमेंट होगा और यहाँ पर होगा बॉन्ड मोमेंट sp2 कार्बन के तरफ, यहाँ दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है। क्या लगता है न्यू नेट यहाँ 0 आएगा नॉन 0 आएगा? यहाँ भी नॉन 0 आएगा, बट यहाँ पे ज्यादा आएगा क्योंकि दोनों फोर्स या वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे कम आएगा। तो पता है ये लेस पोलर हो गया और ये मोर पोलर हो गया। तो मैंने जो अभी बोला था कि ट्रांस की पोलैरिटी 0 होती है, हमेशा नहीं होता है। एक एग्जांपल है आपके पास, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ट्रांस की भी पोलैरिटी ज्यादा हो सकती है। सिस इज ऑलवेज more polar than trans, no it is not correct। हाँ, cis 2 butene is always more polar than trans 2 butene, ये लाइन सही है, लिख लेना ये लाइन, cis 2 butene is always more polar than trans 2 butene, ये लाइन सही है। cis 2 butene is always more polar than trans 2 butene, ये लाइन सही है। बट कोई भी cis अल्कीन की पोलैरिटी ट्रांस से ज्यादा होगी, ये लाइन गलत है। cis अल्कीन ऑलवेज हैविंग मोर पोलैरिटी देन ट्रांस, ये लाइन गलत है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग का भी सवाल बोल सकते हैं। और पता है यहाँ पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का बात करूं ना बच्चे, और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ज्यादा है बी का, इसको ए और इसको बी बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है बी का यहाँ पे, ठीक है? लिखिए, दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर, लिखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक बार ज्योमेट्रिकल आप क्विक रिवीजन करो जो शुरू से पढ़ाया है, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वो समझाता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए। एक डिवाइस है जिसका नाम है पोलरीमीटर, है ना? यहाँ पे ऐसे समझना है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, मतलब जो ये लाइट सोर्स है हमारे पास,
इससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, वेव निकल रहे हैं, उसका वाइब्रेशन हर प्लेन में होता है और उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी लाइट को। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस से पास करें जिसको ऑप्टिकल डिवाइस या निकोल प्रिज्म बोलते हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ एक वाइब्रेशन को पास होने देता है। बाकी सारे पोलराइजर, निकोल प्रिज्म ऐसा बोला जाता है, ऑप्टिकल डिवाइस है, सारे वाइब्रेशन को रोक के एक को पास होने देता है। और यही पीपीएल को अगर हम सॉल्यूशन से पास करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन से, अगर ये हो गया प्लेन पोलराइज लाइट, ये हो गया ऑर्डिनरी लाइट, ये हो गया पोलराइजर ना, या निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म मैं समझाता हूं क्या है ये थोड़ा। और पीपीएल अगर सॉल्यूशन से पास हुआ और रोटेट नहीं हुआ, तो यहां एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स बोल दो मान लो, तो बोला जाता है जो एक्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो राइट रोटेट हो गया तो एक्स एक्टिव है, लेफ्ट भी रोटेट हो रहा है तो भी एक्टिव है। इस केस में प्लस या डी बोला जाता है, माइनस या एल बोला जाता है। इस केस में इनएक्टिव वर्ड यूज होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इन दोनों केस में एक्टिव। डी फॉर डेक्स्ट्रो एंड एल फॉर लीवोरोटेटरी। अब पूरे बात को सही से समझने का कोशिश करते हैं। निकोल प्रिज्म कैसा डिवाइस है वो भी समझना है हमें। ऑप्टिकल डिवाइस है ये, है ना। देखो ये ऐसा डिवाइस दिखता है, दिख रहा है, दिस इज द डिवाइस नोन एज निकोल प्रिज्म। समझ गए। यहाँ पे ना बीच में एक कैप है, वो ओपन करके वहां पे एक छोटा सा ग्लास का बॉटल या जार जैसा होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला जाता है। इस तरह का डिवाइस है निकोल निकोल प्रिज्म। ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम फार्मेसी लैब में या फिर तुम जाओगे कॉलेजेस में तो वहां मिल जाएंगे। स्कूल में भी कुछ कुछ स्कूल में भी ये डिवाइस रहता है, साइलेंस। ठीक है। ये डायग्राम को देखो, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है उससे जो लाइट आगे जा रही है, यहाँ पे ये जो ब्लू वाला डिवाइस है वो सिर्फ एक पीपीएल को पास होने दिया। दिख रहा है सबको? बोलिए। यहां पर सॉल्यूशन है, वो रोटेट होगा आगे। पता है पोलराइजर या ऑब्जर्वर दोनों जगह पे लगा रहता है आईपीस, एक सामने जो कि एक पीपीएल को पास होने दिया, और लास्ट में भी लगा रहता है, उसको रोटेट करके फिर पता चलता है कि पीपीएल दिख रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे आपने कभी आई टेस्टिंग के लिए गए होगे तो आपने देखा होगा कि सामने से लाइट आ रहा है, इमेज कुछ बनता है, यस नो। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो अभी हमने डिवाइस देखा था, ये वाली, आप यहां से देखते हो, यहां से देखते हो, आईपीस यहां पर है, यहां पे रोटेट करने का पॉसिबिलिटी है, उससे ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है। यहां से लाइट सोर्स यहां पे पड़ा हुआ है, लाइट सोर्स इधर कहीं है, लाइट सोर्स यहां से इधर आगे ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब लाइट सोर्स यहां से आगे ट्रेवल कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, बीच में उसको मिल रहा है एक पोलराइजर, तो सारे लाइट वहीं रुक जा रहे हैं, एक वाइब्रेशन आगे जा रहा है, एक वेवलेंथ आगे जा रहा है। फिर वो जैसे आगे बढ़ा, सामने एक सोल्यूशन है, उससे इनकाउंटर हुआ। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लियर है? मतलब उस एंड में मान लो कहीं पे एक लाइट सोर्स है और सामने एक ट्यूब है, उससे लाइट सोर्स मेरे आंख तक आ रहा है, ऐसे सोचना है। लेकिन सामने उसको कितने पाथवे मिल रहे हैं, ये सारे। लाइट सोर्स आगे बढ़ रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं इधर से, तो लाइट सोर्स जैसे आगे बढ़ा वो ऑर्डिनरी से पीपीएल चेंज हो गया।
पीपीएल में चेंज हो गया। पीपीएल में कैसे चेंज हुआ? क्योंकि उसके पाथ में एक पोलराइजर था। अब वो लाइट से आगे बढ़ रहा है तो उसको सॉल्यूशन से इनकाउंटर होना पड़ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स। फिर भी आगे बढ़ रहा है वो, और तब जाके एक और पोलराइजर है ना। साइलेंस। देखो थोड़ा बहुत इस एनिमेशन से समझ सकते हो, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, उससे देखो हर डायरेक्शन में वेव निकल रहा है, लेकिन जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो सिर्फ एक वेव को आगे पास होने दिया, दिख रहा है सबको। और वो फिर अब सॉल्यूशन से इनकाउंटर हो रहा है, फिर दूसरे पोलराइजर तक जा रहा है। दिख रहा है आपको क्या है? सॉल्यूशन से इनकाउंटर करके अगर वो रोटेट हो गया तो हम बोलेंगे एक्टिव है, जो सॉल्यूशन है वहां पर, अदरवाइज इनएक्टिव है, ठीक है। देखो इससे भी दिख रहा है आपको सही से, ऑर्डिनरी लाइट जा रहा है, यहाँ पे पोलराइजर है, सारे वेव रुक गए, दिख रहा है। सिर्फ एक वेव आगे बढ़ा, लेकिन जो आगे बढ़ा उसके पाथ में क्या है? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन से इंटरैक्ट करके अगर वो डेविएट हो जाता है, मतलब अगर वेव ऐसे जा रहा था और सॉल्यूशन में फिर ऐसे ऐसे हो गया, वर्टिकल था वेव, सॉल्यूशन से देखो ना यहाँ पे वर्टिकल है, सॉल्यूशन में जाके वो रोटेट हो रहा है, क्लियर है। एक और इसमें जो है एक और एनिमेशन है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। ये हो गया अनपोलराइज लाइट। प्लीज प्लीज साइलेंस। देखो ये है अनपोलराइज लाइट, और पाथ में देखो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है सबको। रास्ते में कुछ है क्या? नहीं। एक है पोलराइजर, एक है एनालाइजर। ध्यान रखना, एक वेवलेंथ आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक प्लेन का वेव आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। पहले यहाँ पे बहुत सारे प्लेन पे वाइब्रेशंस थे, एक वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है। सबको आ रहा है समझ में? बोलिए। इधर आईपीस है जहां से आपको उसको देखना है, ठीक है। अब देखो बीच में सॉल्यूशन आ चुका है। एनिमेशन में बीच में एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, जैसा उधर दिखाया था। अगर उसके वजह से रोटेट हो जाता है तो हम बोलेंगे जो सॉल्यूशन है बीच में वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन जो बीच में है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो ये डायग्राम जो भी मैंने बनाया वही यहाँ पे बनाया गया है, दिख रहा है। एक वेवलेंथ आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो? सो व्हेन द कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, बता दो ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे? पता है ये जो पोलरीमीटर है ना, इसमें भी ऐसा नहीं कितना सिंपल होगा रीडिंग लेने, लर्न करना पड़ेगा कि कितने डिग्री से रोटेट हुआ है। खैर
ऑर्डिनरी लाइट पास हुआ, ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन हर प्लेन में होता है। जब वो पोलराइजर से पास हुआ तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में उसकी वाइब्रेशंस हैं। फिर वो सॉल्यूशन से अगर पास हुआ और अगर वो पीपीएल को रोटेट नहीं किया तो बोलेंगे ऑप्टिकली राइट रोटेट किया तो एक्टिव बट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्लस साइन देते हैं, लेफ्ट रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी माइनस साइन देते हैं। और इन दोनों केस में हम क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं बताऊं एग्जाम में जब सवाल आएंगे, जैसे एग्जाम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कैसा सवाल आएगा, वेदर इट विल शो जीआई और नॉट, उसी तरह से आपको कोई कंपाउंड का नाम या फिर उसका वेस्डेस या फीसर या न्यूमैन या सोहर्स दिया रहेगा और उसको देखकर बताना है चारों ऑप्शन में कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि फिजिकली आपको एक कंपाउंड दिया गया, उसका सोल्यूशन दिया गया, पोलरीमीटर दिया गया, अब बोला चेक करो एक्टिव है इनएक्टिव है। वी हैव टू फाइंड द कंडीशन द वेदर कंपाउंड इज एक्टिव और इनएक्टिव। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, और स्टार्ट होगा कायरल सेंटर से। समझ गए? फिलहाल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। व्हेन द कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, व्हेन इट विल रोटेट द पीपीएल, then it is said to be active. When it is not going to rotate PPL, it is said to be inactive. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ते हैं।